तो अब हम बात करते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन के बारे में। इसका दूसरा नाम होता है वेसोप्रेसिन। तो जब भी आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन होगा, आपके बॉडी के अंदर जो सीरम ऑस्मोलैरिटी है वो बढ़ जाएगा। सीरम ऑस्मोलैरिटी जब भी बढ़ता है तो ये हाइपोथैलेमस के कुछ सेंटर्स को स्टिमुलेट करता है। और हाइपोथैलेमस के अंदर जो दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, ये इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज सीरम ऑस्मोलैरिटी एक हार्मोन का प्रोडक्शन करते हैं जिसका नाम होता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन फॉर्म कौन कर रहा है? ये हाइपोथैलेमस के ये न्यूक्लियाई फॉर्म कर रहा है। लेकिन सिक्रेट कौन करता है इस एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को? पोस्टेरियर पिट्यूटरी सिक्रेट करता है इस एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को। ये हाइपोथैलेमस ने एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को फॉर्म किया और सिक्रेट किया किसने? पोस्टेरियर पिट्यूटरी ने इस एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को सिक्रेट किया, जिसका दूसरा नाम क्या है? वेसोप्रेसिन। तो अब ये जो वेसोप्रेसिन होता है, ये एक्ट करता है तीन टाइप के रिसेप्टर्स पे। इसके एक्चुअल में तीन रिसेप्टर्स होते हैं। एक होता है V1 रिसेप्टर, V2 रिसेप्टर और फिर लास्ट में होते हैं इसके V3 रिसेप्टर। जो V1 रिसेप्टर्स होते हैं, ये ब्लड वेसल्स के ऊपर और आपके स्मूथ मसल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। V1 रिसेप्टर्स रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द वेजो कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। इसीलिए इस रिसेप्टर्स के कारण हम आपके टर्लीप्रेसिन नामक इस ड्रग को यूज करते हैं इन ब्लीडिंग इसोफिजियल वाराइसिस, क्योंकि फिर वो इसोफेजियल वाराइसिस के अंदर जो ब्लड वेसल्स है उनको कंस्ट्रिक्ट कर देता है बाय एक्टिंग ऑन V1 रिसेप्टर्स। सिमिलरली जैसे मैंने बताया कि V1 रिसेप्टर सिर्फ ब्लड वेसल पर नहीं बल्कि स्मूथ मसल्स पे भी प्रेजेंट होता है और स्मूथ मसल्स पे वो स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन कॉज करवाता है। जो आपके सबसे मेन रिसेप्टर्स है दैट इज योर V2 रिसेप्टर्स। V2 रिसेप्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वाटर के रीअब्जॉर्प्शन के लिए और ये कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। चूंकि ये वाटर के रीअब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसीलिए ये बच्चों के अंदर नॉक्टर्नल इन्यूरिसिस के लिए एज अ ड्रग ऑफ चॉइस हम यूज करते हैं। इंट्रानेजल स्प्रे हम डेस्मोप्रेसिन का दे देंगे जब बच्चा सोने को जाएगा, तो उससे क्या होगा ना, उसके यूरिन में से सारा पानी जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, तो उसको यूरिन लगेगी नहीं रात में। तो ये इंट्रानेजल डेस्मोप्रेसिन का स्प्रे आप जो है सोने से पहले बच्चे को दे दो। V2 रिसेप्टर आपका ऑलरेडी एक और जगह पे प्रेजेंट होता है दैट इज योर वेस्कुलर एंडोथेलियम, जहां पर वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द रिलीज ऑफ VWF दैट इज वॉन विलिब्रैंड फैक्टर। और लास्ट में आपका V3 रिसेप्टर होता है। V3 रिसेप्टर खुद आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होता है और वहां से ये V3 रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द रिलीज ऑफ ACTH हार्मोन। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको वेजोप्रेसिन के तीन रिसेप्टर्स के बारे में बता दिया। अब हम बात करते हैं कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कैसे करता है आपका वेसोप्रेसिन। तो आपके पास कलेक्टिंग डक्ट होता है, कलेक्टिंग डक्ट के कुछ ये सेल्स है। अब कलेक्टिंग डक्ट के ये जो सेल्स है इनके दो मेम्ब्रेन्स है। एक साइड जो है ये फेस कर रही है यूरिन को और एक साइड जो है ये फेस कर रही है आपके ब्लड को, ब्लड वेसल को। तो जो मेम्ब्रेन फेस करता है ब्लड वेसल को, इसको हम कहते हैं बेजोलैटरल मेम्ब्रेन, और जो मेम्ब्रेन फेस करती है यूरिन को, इसको हम कहते हैं ल्यूमिनल मेम्ब्रेन। तो वही आपका जो V2 रिसेप्टर होता है ये बेजोलैटरल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। इसी कलेक्टिंग डक्ट के सेल को हमने यहां पर उठा के फेंक दिया है, रखा हुआ है। तो आप देख सकते हो बेसोलैटरल साइड पे ये V2 रिसेप्टर, जहां पे आपका एंटी डाययूरेटिक हार्मोन आके बैठा बैठा है। जैसे ही एंटी डाययूरेटिक हार्मोन आपके V2 रिसेप्टर पे बैठेगा, तो कलेक्टिंग डक्ट के इस सेल के अंदर जो आपका एक्वापोरिन 2 वाला चैनल है, वो एक्वापोरिन 2 वाला चैनल लोकेट हो जाएगा आपके ल्यूमिनल साइड के मेम्ब्रेन में। जब ये लोकेट हो जाएगा ल्यूमिनल साइड के मेम्ब्रेन में, तो ये एक्वापोरिन चैनल क्या करेगा, बेसिकली आपके यूरिन में से वाटर को लेगा और कलेक्टिंग डक्ट के सेल के अंदर डालेगा। अब कलेक्टिंग डक्ट के सेल के अंदर क्या आ चुका है, वाटर आ चुका है। जैसे एक्वापोरिन 2 चैनल ल्यूमिनल साइड पर जाके अटैच हो जाता है, वैसे ही दो और एक्वापोरिन चैनल्स होते हैं, एक्वापोरिन 3 और एक्वापोरिन 4, ये आपके बेसोलैटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या करेंगे, ये आपके जो वाटर मॉलिक्यूल एंटर किया था कलेक्टिंग डक्ट के सेल के अंदर, उसको वापस से ब्लड वेसल के अंदर डाल देंगे। कहां पे डाल देंगे, ब्लड वेसल के अंदर डाल देंगे फ्रॉम द बेसोलैटरल साइड। तो यहां पर हमने देखे टोटल एक्वापोरिन के 4 चैनल्स होते हैं। एक होता है एक्वापोरिन 1 चैनल जो कि पीसीटी के ऊपर प्रेजेंट होता है और ये एडीएच पे डिपेंडेंट नहीं होता, एडीएच इंडिपेंडेंट होता है, इसको हमने यहां पे नहीं देखा। बाकी के एक्वापोरिन 2 चैनल, एक्वापोरिन 3 चैनल, एक्वापोरिन 4 चैनल, ये तीनों के तीनों आपके एडीएच डिपेंडेंट होते हैं, मतलब एंटी डाययूरेटिक हार्मोन पे ये डिपेंड करते हैं। ठीक है, एक्वापोरिन 2 जो है ये आपके ल्यूमिनल साइड ऑफ मेम्ब्रेन पे लाई करता है, तो वही एक्वापोरिन 3 और एक्वापोरिन 4 जो है ये बेसोलैटरल साइड ऑफ मेम्ब्रेन पर लाई करता है। क्लैरिटी? हाँ जी, क्लैरिटी। अब आगे चलते हैं और हम बात करते हैं डायबिटीज इंसिपिडस के 3 टाइप्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस। सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर प्रॉब्लम होती है खुद पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर।
जो रिलीज नहीं करती आपके एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को, और जब वो रिलीज नहीं करेगी तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन के लेवल्स क्या होंगे, कम होंगे ऑब्वियसली। प्रॉब्लम कहां पे, पिट्यूटरी के लेवल पे प्रॉब्लम है, जो रिलीज ही नहीं कर रहा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। जब वो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को रिलीज ही नहीं करेगा तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा नहीं, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा नहीं तो सीरम ऑस्मोलैरिटी आपका बढ़ा हुआ रहेगा। और सीरम ऑस्मोलैरिटी जो है ये सोडियम की ऑस्मोलैरिटी के साथ सेम हैंड इन हैंड चलता है, तो सीरम ऑस्मोलैरिटी बढ़ा हुआ रहेगा तो सोडियम की भी ऑस्मोलैरिटी बढ़ी हुई रहेगी। यूरिन के अंदर ज्यादा पानी पास होगा तो यूरिन की ऑस्मोलैरिटी और यूरिन के अंदर जो सोडियम की ऑस्मोलैरिटी है वो दोनों कम रहेगी। ये पेशेंट आएगा विद क्लिनिकल फीचर ऑफ पॉलीयूरिया, ज्यादा यूरिन पास कर रहा होगा क्योंकि वाटर का रिअब्जॉर्प्शन हो ही नहीं रहा। जब कोई रिअब्जॉर्प्शन होगा नहीं और सीरम सोडियम और सीरम ऑस्मोलैरिटी बढ़ी हुई रहेगी तो पेशेंट को थर्स्ट लगेगी, पेशेंट का थर्स्ट सेंटर एक्टिव होगा, इसीलिए ये जो पेशेंट आएगा ये थर्स्ट नामक क्लिनिकल फीचर के साथ भी आएगा। जो दूसरा डायबिटीज इंसिपिडस का टाइप होता है वो होता है नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रॉपरली आपका एडीएच हार्मोन रिलीज कर रही है, लेकिन एडीएच हार्मोन V2 रिसेप्टर्स पे एक्ट नहीं कर पा रहा ड्यू टू एडीएच रेजिस्टेंस। इसके कारण होता क्या है ना कि फॉर्मेशन तो आपके एडीएच का प्रॉपर है पर एक्ट नहीं कर पा रहा, इसीलिए रिबाउंड में एडीएच अपना नंबर जो है इंक्रीज कर लेता है, ये सोच के कि जब वो अपने नंबर को इंक्रीज कर लेगा तब जाके वो एक्ट कर पाएगा। इसीलिए एडीएच का जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज कर जाता है नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर, लेकिन ये फिर भी एडीएच रेजिस्टेंस के कारण V2 रिसेप्टर्स पे एक्ट नहीं कर पाता। इसीलिए सेम यहां पर भी आपका यूरिन जो है उसमें बहुत ज्यादा पानी बहेगा। जब यूरिन में बहुत ज्यादा पानी बहेगा तो यूरिन ऑस्मोलैरिटी और यूरिन में जो सोडियम की ऑस्मोलैरिटी रहेगी दोनों कम रहेगा, साथ में जो सीरम ऑस्मोलैरिटी रहेगी वो बढ़ जाएगा और सीरम में सोडियम जो है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तीसरा जो केस होता है, तीसरा जो टाइप होता है आपके डायबिटीज इंसिपिडस का, उसे हम सेकेंडरी डायबिटीज इंसिपिडस या फिर प्राइमरी पॉलीडिप्सिया के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है ना, प्राइमरी पॉलीडिप्सिया के अंदर डिफेक्ट होता है थर्स्ट सेंटर के अंदर, मतलब थर्स्ट सेंटर बहुत ज्यादा स्टिमुलेटेड है इन पेशेंट्स के अंदर। जब थर्स्ट सेंटर बहुत ज्यादा स्टिमुलेटेड होगा तो ये लोग जो होंगे पानी पीते ही रहेंगे, पीते ही रहेंगे, बिना किसी स्टिमुलस के पानी पीते ही रहता है, ये पीते ही रहता है। जब ये पानी को पीते ही रहेंगे तो ये ओवर हाइड्रेशन के स्टेट में चले जाएंगे। जब ये ओवर हाइड्रेशन के स्टेट में चले जाएंगे तो इनके ब्लड में भी सीरम ऑस्मोलैरिटी और सीरम सोडियम कम हो जाएगा, और यूरिन में भी ऑस्मोलैरिटी इनकी कम हो जाएगी और सोडियम कम हो जाएगा। दोनों जगहों पर पानी ज्यादा रहेगा, सीरम में भी यूरिन में भी, और पानी ज्यादा है तो ऑस्मोलैरिटी कम रहेगी। क्लैरिटी? हाँ जी, क्लैरिटी। इसीलिए जब ये ऑलरेडी ओवर हाइड्रेटेड स्टेट में है, अब आपको पानी को एब्जॉर्ब नहीं करना यूरिन से, ऑलरेडी सीरम में बहुत ज्यादा पानी है तो एडीएच के लेवल्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो एडीएच के लेवल्स चाहे आपका सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस हो चाहे आपका प्राइमरी पॉलीडिप्सिया हो, दोनों के अंदर एडीएच के लेवल्स कम होते हैं एक्सेप्ट फॉर नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, जिसमें रिबाउंड में आपके एडीएच के लेवल्स होते हैं वो बड़े हुए होते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं पॉलीयूरिया के बारे में। देखो पॉलीयूरिया के साथ क्लिनिकल फीचर है ना ये आपके डायबिटीज इंसिपिडस का, तो पहले इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। तो पॉलीयूरिया की डेफिनेशन क्या है, मोर देन 3 लीटर ऑफ यूरिन आउटपुट पर डे या फिर मोर देन 40 ml पर केजी पर डे। इतना यूरिन आउटपुट अगर होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीयूरिया बोलेंगे। ठीक है, आपको ये तीन नॉर्मल वैल्यूज भी पता होनी चाहिए। यूरिन ऑस्मोलैरिटी की नॉर्मल वैल्यू होती है 300 से 1000 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर। सीरम ऑस्मोलैरिटी की नॉर्मल वैल्यू होती है 275 टू 295 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर। फिर सीरम सोडियम के कंसंट्रेशन की नॉर्मल वैल्यू होती है 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर। ठीक है, क्लैरिटी? हाँ जी, क्लैरिटी। पहले आप चेक करिए कि पॉलीयूरिया है या नहीं। अगर पॉलीयूरिया है तो उसके आप बाद में चेक करिए यूरिन ऑस्मोलैरिटी को। क्या आप चेक करोगे, यूरिन ऑस्मोलैरिटी को। अब यूरिन ऑस्मोलैरिटी एक तो 300 से कम हो सकती है, और अगर 300 से कम होगी आपकी यूरिन ऑस्मोलैरिटी तो वो केस हो जाएगा आपके डायबिटीज इंसिपिडस का। क्योंकि देखो सारे डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर यूरिन की ऑस्मोलैरिटी कम थी नॉर्मल से, कम थी नॉर्मल से, कम थी नॉर्मल से। तो अगर पॉलीयूरिया के बाद आपको यूरिन ऑस्मोलैरिटी नॉर्मल से कम मिलती है देन इट इज डायबिटीज इंसिपिडस, मतलब यूरिन के अंदर जो है पानी बह जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर यूरिन की ऑस्मोलैरिटी नॉर्मल रेंज में आ जाती है, मोर देन 300 टू 1000 नॉर्मल था ना, मोर देन 300 के रेंज में आपकी अगर यूरिन ऑस्मोलैरिटी आ जाती है अलोंग विथ पॉलीयूरिया, तो आप ये समझिएगा कि ये कोई और कॉज होगा पॉलीयूरिया का, डायबिटीज इंसिपिडस इसका कॉज नहीं पॉलीयूरिया का। ठीक है ना, अगर यूरिन ऑस्मोलैरिटी मोर देन 300 है तो क्या कॉज हो सकता है,
ग्लूकोज आ रहा होगा आपके यूरिन के अंदर, तो ग्लूकोज जब आ रहा होगा तो वो ज्यादा पानी को भी ले आ रहा होगा, इसको हम सॉल्यूट ऑस्मोटिक डायूरेसिस कहते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज आ रहा होगा मतलब डायबिटीज का केस हो सकता है, उसके कारण पॉलीयूरिया हो रहा होगा। या फिर आपने मैनेटॉल को दिया हुआ है, मैनेटॉल क्या है, एक ऑस्मोटिक डायूरेटिक है, जिसको हम देते हैं जब इंट्राक्रेनियल टेंशन को कम करना होता है। या फिर हाइपर कैल्सीमिया का कंडीशन होगा। इन तीनों केसेस में जब ये आपका सॉल्यूट आपको यूरिन में दिखेगा तो ये पॉलीयूरिया का कॉज होगा, ना कि डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, डायबिटीज इंसिपिडस होने के लिए पॉलीयूरिया के साथ साथ यूरिन ऑस्मोलैरिटी जो है ये 300 से कम होनी चाहिए। क्लैरिटी? हाँ जी, क्लैरिटी। अब आपने ये मान लिया आपके पास पॉलीयूरिया प्रेजेंट है और यूरिन ऑस्मोलैरिटी भी कम है, इतना आपको पता है कि अब डायबिटीज इंसिपिडस है उस पेशेंट को। अब आपको बस देखना है कि कौन सा डायबिटीज इंसिपिडस है इन तीनों में से। उस आपको ये डिटरमाइन करना है कि इन तीनों में से कौन सा डायबिटीज इंसिपिडस है। तो आप सबसे पहले करिए वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट। वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट में आप जो है पानी दोगे नहीं पेशेंट को 4 से 6 घंटे के लिए। उसके बाद आप देखिए यूरिन ऑस्मोलैरिटी को क्या होता है। अगर यूरिन ऑस्मोलैरिटी इंप्रूव करता है देन इट इज अ केस ऑफ प्राइमरी पॉलिडिप्सिया। देन इट इज अ केस ऑफ प्राइमरी पॉलिडिप्सिया। हाँ, प्राइमरी पॉलिडिप्सिया करेक्ट। क्यों? रीजन समझाते हैं। देखो, प्राइमरी पॉलिडिप्सिया के अंदर प्रॉब्लम क्या था? प्राइमरी पॉलिडिप्सिया के अंदर प्रॉब्लम था कि पेशेंट का जो थर्स्ट सेंटर था वो बहुत ज्यादा स्टिमुलेटेड था, जिसके कारण वो पानी पीते रहता था, पीते रहता था, पीते रहता था और ओवर हाइड्रेटेड स्टेट में रहता था। जब आप उसको वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट में डालोगे, जब उसको 4 से 6 घंटे के लिए उसको आप पानी दोगे नहीं, तो उसका ओवर हाइड्रेटेड स्टेट गायब हो जाएगा। जब उसका ओवर हाइड्रेटेड स्टेट गायब हो जाएगा तो उसका यूरिन ऑस्मोलैरिटी ऑब्वियसली क्या कर जाएगा? इंप्रूव कर जाएगा। तो ये आपका केस हो जाएगा प्राइमरी पॉलिडिप्सिया का। लेकिन अगर वाटर डिप्राइव करने के बाद भी आपका यूरिन ऑस्मोलैरिटी अनचेंज रहता है देन इट इज अ केस ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस। नेफ्रोजेनिक भी हो सकता है, सेंट्रल भी हो सकता है, हमें पता नहीं। क्योंकि वाटर नहीं देने के बाद जब पेशेंट आपका डिहाइड्रेटेड स्टेट के अंदर चला गया उसके बाद भी एंटीडायरेटिक हार्मोन का सिक्रेशन भी नहीं हो रहा, या फिर एक तो सिक्रेशन हो रहा होगा वो विट रिसेप्टर्स पे काम नहीं कर पा रहा, जिसके कारण यूरिन ऑस्मोलैरिटी जो है आपकी अनचेंज है। अब ये जानने के लिए कौन सा टाइप का दिया है, सेंट्रल या नेफ्रोजेनिक, आपको जो है एडीएच देना पड़ेगा, एडीएच स्टिमुलेशन टेस्ट। जब आप इस पेशेंट के अंदर एडीएच दोगे और उसका यूरिन ऑस्मोलैरिटी इंप्रूव कर जाएगा तो इसका मतलब है कि ऊपर से पिट्यूटरी ग्लैंड से एडीएच का रिलीज नहीं हो रहा था, अब आपने एडीएच दिया तो यूरिन ऑस्मोलैरिटी आपकी इंप्रूव कर गई, तो फिर ये हो जाएगा आपका सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस। तो वही अगर आपके एडीएच देने के बाद भी यूरिन ऑस्मोलैरिटी अनचेंज रहती है, मतलब एडीएच का रेजिस्टेंस है वी2 रिसेप्टर्स पे, वी2 रिसेप्टर्स पे काम ही नहीं कर पा रहा एडीएच, तो इट इज अ केस ऑफ नेफ्रोजेनिक डीआई, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। लेकिन इस एल्गोरिदम के अंदर प्रॉब्लम क्या है? इसमें आपने पहले टेस्ट जो परफॉर्म की थी दैट इज वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट, ये आपके प्राइमरी पॉलिडिप्सिया वाले पेशेंट्स कर ही नहीं पाते। जो प्राइमरी पॉलिडिप्सिया वाले पेशेंट्स है ये 4 से 6 घंटे के लिए बिना पानी के रह नहीं पाते। उनका थर्स्ट सेंटर इतना स्टिमुलेटेड होता है कि वो पानी के रह नहीं सकते 4 से 6 घंटे के लिए। इसीलिए फिर आपको ये वाला एल्गोरिदम फॉलो करना पड़ता है। इस एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो? सीरम एडीएच के लेवल्स को चेक करते हो। आपको सीरम एडीएच के लेवल्स का अगर रिवीजन करवा दूं तो सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर ये लेवल्स कम होते हैं, आपके प्राइमरी पॉलिडिप्सिया के अंदर भी ये कम होते हैं, बस नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर जो आपके एडीएच के लेवल्स होते हैं वो बड़े होते हैं, रिबाउंड इंक्रीज होता है। तो अगर सबसे पहले आप चेक करो सीरम एडीएच के लेवल्स को, आफ्टर जो पेशेंट आपके पास आएगा पॉलीयूरिया प्लस लो यूरिन ऑस्मोलैरिटी के साथ, आप चेक करिए सीरम एडीएच के लेवल्स को। अगर ये मोर देन 1 पिकोग्राम पर एमएल है तो स्ट्रेटली आपका जो डायग्नोसिस रहेगा वो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस रहेगा, क्योंकि नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर ही फॉर्मेशन तो हो रहा है एडीएच का लेकिन एक्ट नहीं कर पा रहा, जिसके कारण देयर इज रिबाउंड इंक्रीज इन द लेवल्स ऑफ एडीएच, जिसको हम बोल देंगे मोर देन 1 पिकोग्राम पर एमएल। इसलिए डायग्नोसिस हो जाएगा नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। अगर लेस देन 1 पिकोग्राम पर एमएल ये लेवल्स है आपके सीरम एडीएच के, तो अब आपके पास दो डीडी है, एक तो आपका प्राइमरी पॉलिडिप्सिया हो सकता है या फिर सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस हो सकता है। तो आप एमआरआई कराइए पिट्यूटरी ग्लैंड का। अगर एमआरआई करने के बाद आपको ब्राइट स्पॉट दिखता है, ब्राइट स्पॉट का मतलब यह है कि नॉर्मल फंक्शनिंग पोस्टेरियर पिट्यूटरी है। अगर ब्राइट स्पॉट प्रेजेंट है तो फिर मतलब आपकी पिट्यूटरी प्रॉपरली फंक्शन कर रही है, वो एडीएच को रिलीज कर रही है, लेकिन चूंकि पेशेंट ओवर हाइड्रेटेड स्टेट में है इसीलिए उसको जो है डायबिटीज इंसिपिडस हो रहा है। तो ये डायग्नोसिस हो जाएगा आपका प्राइमरी पॉलिडिप्सिया। लेकिन अगर ब्राइट स्पॉट अब्सेंट है, मतलब नॉर्मल फंक्शनिंग पोस्टेरियर पिट्यूटरी अब्सेंट है, अगर नॉर्मल फंक्शनिंग पोस्टेरियर पिट्यूटरी अब्सेंट है तो इट इज अ केस ऑफ सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस। तो ये दोनों एल्गोरिदम अगर आपको समझ में आ गए तो अब हम बात करते हैं कॉजेस के बारे में, अलग अलग डायबिटीज इंसिपिडस के कॉजेस के बारे में। तो जो सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस होता है भाई,
इसके ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? इसका ड्रग ऑफ चॉइस है डेस्मोप्रेसिन। डेस्मोप्रेसिन क्यों है इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस? क्योंकि ऊपर से नहीं आ रहा तो आप बाहर से दे दो वेसोप्रेसिन, और वो देते हो आप डेस्मोप्रेसिन देते हो, ठीक है। इसके कॉजेस के लिए आपको ये निमोनिक याद रखना है, बाइंड, जहां पे बी से आएगा आपका बर्थ, बर्थ मतलब जेनेटिक डिफेक्ट, और एक सिंड्रोम जो इसमें आपको याद रखना है दैट इज वॉल्फ्राम सिंड्रोम। इंपॉर्टेंट सिंड्रोम है, एमसीक्यूज पूछे जाते हैं वॉल्फ्राम सिंड्रोम के ऊपर। वॉल्फ्राम सिंड्रोम के अंदर क्या क्या चीजें आती है इसको लिए याद रखो, डिड मोड, डिड मोड, जहां पर डी स्टैंड करता है फॉर डायबिटीज इंसिपिडस, डीएम स्टैंड करता है फॉर डायबिटीज मेलाइटस, ओ स्टैंड करता है फॉर ऑप्टिक एट्रोफी, एंड डी स्टैंड करता है फॉर डेफनेस। कौन सा डेफनेस? सेंसरी न्यूरल हियरिंग डेफनेस। फिर आई स्टैंड करता है फॉर इडियोपैथिक इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन, और इडियोपैथिक जो होता है इट इज मोर देन 50% कंट्रीब्यूटर ऑफ सेंट्रल डीआई, ठीक है। फिर एन स्टैंड करता है फॉर न्यूप्लाज्म। अब ये न्यूप्लाज्म आपका सुप्रासिलर भी हो सकता है या फिर इंट्रासिलर ट्यूमर भी हो सकता है। साथ में डी स्टैंड करता है फॉर डैमेज ट्रॉमा टू द पिट्यूटरी ग्लैंड डायरेक्टली, एंड डिडमॉट सिंड्रोम मतलब वॉल्फ्राम सिंड्रोम, ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव सिंड्रोम है, और पूरे इसमें आपका जो वॉल्फ्राम सिंड्रोम है ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आपके कॉजेस ऑफ नेफ्रोजेनिक डीआई के बारे में। तो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस के आपके कॉजेस अगर आप पढ़ोगे तो ये निमोनिक उसको आपको हेल्प करेगा रखने के। निमोनिक आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर एन्यूमरेट कर देता हूँ एक बार, जैसे सर ने कराया था। पाइलोनेफ्राइटिस, मल्टीपल माइलोमा, एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी, सार्कोइडोसिस, हिस्टियोसाइटोसिस, जॉगरन सिंड्रोम, शिहान सिंड्रोम, कंजेनिटल डिसीज लाइक पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज या फिर मेडुलरी सिस्टिक डिसीज, ये कॉजेस होते हैं आपके नेफ्रोजेनिक डीआई के। कुछ ड्रग्स होते हैं जो कि आपके, ये ड्रग्स की लिस्ट है जो कि कॉज करती है नेफ्रोजेनिक डीआई। इसमें आपको दो ड्रग्स लिथियम एंड डेमोक्लोसाइक्लिन याद रखना है, बाकी आप रख सकते हो, ये निमोनिक भी है उसके लिए। फिर हम बात करते हैं आपके प्राइमरी पॉलीडिप्सिया के बारे में। तो प्राइमरी पॉलीडिप्सिया के 3 कॉजेस होते हैं। प्राइमरी पॉलीडिप्सिया का पहला कॉज होता है जिसमें थर्स्ट सेंटर स्टिमुलेट होता है, जैसे कि आपके पास कोई ट्यूमर सा स्ट्रक्चर, कोई एपिथेलियल ग्रैनुलोमा सा स्ट्रक्चर आपके ब्रेन में अगर बन गया तो वो थर्स्ट सेंटर को स्टिमुलेट कर रहा है, डिप्सोजेनिक, जैसे कि सार्कोइडोसिस, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इसमें आपका थर्ड सेंटर जो है वो स्टिमुलेट होता रहता है। दूसरा, हेल्थ रिकमेंडेशन, किसी पेशेंट को किसी डॉक्टर ने बोला कि आप जो है पानी पीती रहिए, पानी ज्यादा पीने से अच्छा रहता है, तो वो उस हेल्थ रिकमेंडेशन के बेसिस पर बहुत ज्यादा ही पानी पी रहा है, ओवर हाइड्रेटेड स्टेट में रह रहा है, जिसके कारण उसको प्राइमरी पॉलीडिप्सिया हो रहा है। और तीसरा होता है साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया। साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया आपको शिजोफ्रेनिया एंड ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स के अंदर देखने को मिलता है। अब नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस का ट्रीटमेंट होता है आपका थायजाइड डायूरेटिक्स, और सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस का ट्रीटमेंट होता है आपका डेस्मोप्रेसिन। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस का जो ये थायजाइड ट्रीटमेंट है ना, ये थायजाइड ट्रीटमेंट आप क्यों देते हो वो समझाता हूं। तो थायजाइड्स क्या करते हैं? थायजाइड्स आपके सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करते हैं फ्रॉम डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जब ये सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को रोकेंगे फ्रॉम डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो जो सोडियम का कंसंट्रेशन है यूरिन के अंदर वो बढ़ जाएगा। सोडियम का कंसंट्रेशन कभी भी अकेले नहीं बढ़ता, सोडियम अपने साथ जो है वाटर को लेकर आता है, तो सोडियम और वाटर दोनों यूरिन के अंदर ज्यादा जाएंगे। जब दोनों यूरिन के अंदर ज्यादा जाएंगे तो बॉडी के अंदर दोनों की वैल्यू कम हो जाएगी। बॉडी के अंदर दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब दोनों की वैल्यू बॉडी के अंदर कम हो जाएगी तो जब नया यूरिन फॉर्मेशन हो रहा होगा तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से दोनों का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ओके, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से ही मोस्ट ऑफ द सोडियम एंड वाटर का जो है रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, क्योंकि सोडियम और वाटर की कमतरता है, कम है आपका सोडियम और वाटर बॉडी के अंदर। जब सारा का सारा सोडियम और वाटर मोस्टली आपकी पीसीटी से ही रीअब्सॉर्ब हो जाएगा तो लेस सोडियम और लेस वाटर की डिलीवरी होगी टू डीसीटी। जब लेस सोडियम और लेस वाटर की डिलीवरी होगी टू डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल तो यूरिन आउटपुट आपका कम हो जाएगा। यही आप चाहते थे डायबिटीज इंसिपिडस के ट्रीटमेंट में, कि आपका यूरिन आउटपुट थोड़ा सा कम हो जाए। इसीलिए नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर थायजाइड्स दिया जाता है एज अ ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, एज अ ड्रग ऑफ चॉइस। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अगले लेक्चर में मिलेंगे और कुछ और पढ़ेंगे।